हेलो फ्रेंड्स, IAS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको जो है विजन IAS मैगज़ीन का जुलाई मंथ का करंट अफेयर करा रहा हूँ, जिसमें मैंने कल आपको सोसाइटी यानी कि सोशल इश्यूज़ में कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कराया था। आज उसी से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोग पढ़ना है मदर टंग्स इन फाउंडेशन एजुकेशन, मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा। ये कंटेंट है आपका। इसमें दिया हुआ है कि CBSE ने संबंधित स्कूलों को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, चूँकि मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है और वीडियोस को अपलोड भी करनी है, तो जल्दी से थोड़ा आपको कंप्लीट कराता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें तथ्यों में क्या है कि CBSE ने प्राइमरी कक्षाओं से लेकर कक्षा 12वीं तक क्या किया, शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो संबंधित सूचीबद्ध भारतीय भाषाएं हैं उसका उपयोग करने का सुझाव दिया है। यह क्या कदम है? यह कदम है नेशनल NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य क्या है? कई भाषाओं में शिक्षा को शुरू करना। भारत के संविधान में दो प्रावधान किए गए। एक संविधान का अनुच्छेद 350(a) ये क्या बोलता है? सरकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या बोलता है? जहाँ तक संभव हो स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मातृभाषा में स्कूलों में जब शिक्षा दी जाएगी तो उसका क्या महत्व पड़ेगा स्कूली शिक्षा पे? ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो बेहतर, जैसे कि चूँकि क्या होता है कि मातृभाषा और जो हिंदी भाषा और अन्य जो तमिल भाषा है उस पर भाषाई विवाद राज्यों में होते रहते हैं। ऐसे में इस पर प्रश्न बन सकता है, तो इसी कंटेंट को आप उठा करके वहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे मातृभाषा में स्कूली शिक्षा देने से एक फ़ायदा ये होने वाला है कि बच्चों का जो है जो समझ विकसित होती है, ठीक। रटने और नकल करने की प्रक्रिया जो है इसमें जो है ये क्या होता है कि जो मतलब ये विकसित होगी। कैसे विकसित होगी? चूँकि क्या है कि बेहतर और संज्ञानात्मक विकास होता है मातृभाषा में शिक्षा देने से। व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चे का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बेहतर जुड़ाव भी होगा, कक्षा में भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। ड्रॉप आउट होने वाली और ग्रेड रिपीटेशन की दर में भी कमी आएगी। होम स्कूल पार्टनरशिप, इसमें क्या है कि माता पिता क्या है कि बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन सकते हैं और शिक्षक छात्रों को सीखने का अनुभव को अधिक बेहतर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित होगी। जैसे भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी शिक्षा एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। अब मातृभाषा के समझ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां से पहले आप हमको देख लीजिए कि मातृभाषा में सरकार ने क्या पहले की हैं। तो बुनियादी चरणों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2022 में सिफारिश की गई कि 8 वर्षों तक शिक्षा का प्राथमिक माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। मिशन राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के तहत क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के अलग अलग विषयों की पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। निपुण भारत में मिशन में टीचिंग, लर्निंग और शिक्षण सामग्री में मातृभाषा का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इसमें कुछ चुनौतियां क्या हैं? भाषाओं की विविधता। 2011 की जनगणना में 270 मातृभाषाओं की पहचान की गई थी, जिसमें कक्षाओं में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। परिवर्तन के प्रति स्कूलों का विरोध, जैसे क्या इसमें भी बहुत सारा विरोध करते हैं। CBSE और SSC बोर्ड से मान्यताएं इसलिए लेते हैं ताकि माध्यम पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश हो, तो ये लोग विरोध करते हैं। शिक्षकों की उपलब्धता ये भी है कि मतलब बच्चों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाने वाली भाषाओं के आधार पर शिक्षक नहीं है, उसकी भर्ती भी नहीं होती है। वित्तीय क्या व्यवहार, यानी निवेश नहीं है। नई शिक्षण जो है सामग्री विकसित करने के लिए निवेश करना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं है अभी। इसी मानकीकृत कोई है नहीं, इसलिए कोई लिपिबद्ध चीज़ें भी नहीं उपलब्ध है। नीतिगत मुद्दे ये भी हैं कि क्या है कि मातृभाषा या घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग इच्छित है, न कि अनिवार्य, यानी अनिवार्य नहीं है। तो इसके अलावा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया, तो कैसे लागू होगा ये सब बड़ी समस्या है। और अंग्रेजी को प्राथमिकता मानते हैं कि लोग की, जैसे अभी वर्तमान में क्या है चलन में है कि अंग्रेजी की प्राथमिकता को लोग अधिक मानते हैं, ठीक। तो इसमें आगे की राह में आप क्या कर सकते हैं? आगे की राह में आप यही लिख सकते हैं कि क्रमिक संक्रमण। कोठारी आयोग ने ये सुझाव दिया था। कोठारी आयोग 1964 से लेकर 1966 के बीच में रहा, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोठारी आयोग ने सिविल सेवा में भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी सिफारिशें की थी। तो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों के पहले 2 वर्षों के लिए शिक्षा और पुस्तकों का माध्यम क्या होना चाहिए? स्थानीय जनजातीय भाषा होनी चाहिए थी, ठीक। अब ये हुआ कि क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष तक उसे क्या कहना है, शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।
प्रायोगिक जो परियोजनाएँ होती हैं उसे कार्यान्वयन से सीखना चाहिए, ठीक। और कुशल शिक्षकों की भर्ती करके एक साथ साथ जो है वो हम बहुभाषी शिक्षा को सफल बना सकते हैं। जो बाइलिंगुअल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुरू करने वाला एकमात्र कौन सा राज्य है, वो है उड़ीसा। और क्या किया गया, यह नीति क्या कि उड़ीसा के केवल जनजातीय जो क्षेत्रों में लागू की गई है, ठीक। इसमें क्या है कि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा कवर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो ये आपका एक कंटेंट था, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें 2-3 पॉइंट और भी है, उसको भी आप लिख सकते हैं मेंस में, कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए कि स्कूलों को सहयोग करने और उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करने का सकता है ताकि बहुभाषी शिक्षा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना है। साइबर स्पेस में भी जो व्यापक भाषाई विभाजन है, इसमें भी जो है भाषाओं का समावेशी और शिक्षण सामग्री का इसको कंटेंट को विकसित करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा। दूसरा आता है आपका स्कूली शिक्षा के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इसमें 2 चीज़ें हैं कि शिक्षा मंत्रालय में हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स अर्थात केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 और जिलों के लिए PGI जारी की है। PGI और PGI-D के बारे में क्या है, इसमें क्रमशः क्या है कि राज्य और स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। UPSC डायरेक्ट यही पूछ देगा PGI 2.0 और PGI-D इसको जारी करने वाला जो कौन सा मंत्रालय है, या UPPC से पूछ देगा, ठीक है। तो मंत्रालय ध्यान दीजिएगा शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। इन दोनों रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए इंटीग्रेटेड जो है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2021-22 और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को से डेटा लिया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट्स में जो केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणियों के घटने क्रम कौन से हैं, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, ऐसे करके है, लास्ट में आकांक्षी है, ठीक है। दक्ष सबसे अच्छा है और आकांक्षी 3 जो है सबसे निम्नतम श्रेणी है। तो इसमें क्या किया गया कि जो PGI 2.0 करने के लिए इसमें 2017-18 के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए PGI जारी किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे किसी भी मुख्य विशेषता ये है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हाईएस्ट ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हाईएस्ट ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। PGI 2.0 में किसी भी केंद्र शासित राज्य प्रदेश द्वारा सबसे हाईएस्ट कौन सा दिया गया, प्रचेष्टा 2 दिया गया, ठीक है, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ को मिला। 3 राज्यों में इसमें बस ये ध्यान देना कि किसी को नहीं मिला और सबसे हाईएस्ट किसको मिला, चंडीगढ़ और पंजाब को प्रचेष्टा 2 मिला, ठीक है। बस इतना देना है और बाकी चीज़ें छोड़ देनी इसमें। और इसमें क्या किया गया है कि दक्ष और उत्कर्ष किसी भी जिलों को प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। इंडेक्स में परिणामों, कक्षा का प्रभावी संचालन, स्कूली सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी ये आपके मानक हो गए, ये आपके मानक हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट्स में जारी की गई, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अब आता है इसमें शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली, अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम। इसमें क्या दिया है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अब इसको संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है, यानी बहुत सारी एजेंसियां मिलकर इसको तैयार करती हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जिसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हो गया, IFAD हो गया, यूनिसेफ हो गया, WFP हो गया, WHO हो गया, इतने सारे लोग जो मिल करके इसको जारी करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका रिपोर्ट्स का वो देखिए, क्या बोलते हैं आपका, उसका टाइटल देखिए। टाइटल में क्या है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023, ये ऐसा तो इसका टाइटल दिया गया। अब इसमें क्या है कि भूखमरी और पोषण से संबंधित निष्कर्षों पर एक नज़र, इसमें क्या है, इसमें देना है कि 2019 से लेकर 122 मिलियन से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, भूखमरी का सामना कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेटा है ये कि इतने सारे 122 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। कैसे, किस लिए, महामारी और बार बार आने वाली मौसमी आघात और संघर्षों के कारण। जो ठीक मतलब जैसे कम उम्र की तुलना में लंबाई जो कम होता है, स्टंटेड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 22% है 2021 में। दुबलेपन 6.8%, अप्रॉक्सीमेट ओवरवेट 5.5%। इतने सारे बच्चे जो है ओवरवेट हैं। अब इसमें क्या है, इसमें शहरीकरण के इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये की गई है कि शहरीकरण ने किस प्रकार से जो कृषि खाद्य प्रणालियां हैं उसमें बदलाव किया है। शहरीकरण के कारण क्या खाद्य पदार्थों में उत्पादन किसका, कहाँ, कैसे में बदलाव आया है। साथ ही उनकी आपूर्ति उपभोग में
कब कहाँ कैसे में भी बदलाव आया है। तो ऐसे में रिपोर्ट क्या करती है कि इन सारी चीज़ों पे बल देती है। तो हमें ये चीज़ें कंटेंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शहरीकरण और उससे उत्पन्न चुनौतियाँ और कृषि खाद्य प्रणालियों पर जो जो प्रभाव। तो ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते, आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसको अच्छे से आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि शहरीकरण होता क्या है, अब उसको यहाँ समझते हैं। इसे क्या है कि आप ऐसे इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, तो सब चीज़ें क्या होती हैं कि मैं आपको एक क्रम में बताता हूँ, उसको आप समझ जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि शहरीकरण क्या है, कि ग्रामीण प्रतिकर्ष कारक और शहरी अपकर्ष कारक के मिश्रण का परिणाम है। प्रतिकर्ष कारक जानते हैं, पुश फैक्टर, यानी जो चीज़ आपको ढकेलेगी, और पुल फैक्टर मतलब जो आपको खींचेगी। ठीक है, तो ग्रामीण जैसे ग्रामीण प्रतिकर्ष कारक, गाँवों में बहुत सारे पुश फैक्टर हैं। कारण क्या है, गरीबी है, असमान भूमि वितरण है, पर्यावरणीय निम्नीकरण है, आपदा संघर्ष है और मजबूरी में विस्थापन है। ये सब सारी क्या चीज़ें हैं, इससे लोग भागते हैं। मतलब इसी कारण से लोग जो है वहाँ से, ये पुश फैक्टर यानी वहाँ से लोगों को ढकेलते हैं। ये क्या करते हैं, इतने सारे जो कारक हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, शिक्षा में चुनौतियाँ, तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, ठीक है, ये सब चुनौतियों की वजह से लोग क्या करते हैं कि गाँव से शहरों में विस्थापन होते हैं। तो ये आपका पुश फैक्टर हो गया। पुल फैक्टर क्या है कि शहर क्या करता है, शहरी में रोजगार मिलता है, उच्च वेतन मिलता है, बेहतर सामाजिक सेवाएं मिलती हैं, शैक्षिक अवसर मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक, तो बेहतर आजीविका सुनिश्चित होती है और बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ये आपका पुल फैक्टर यानी खींचता है, ये लालच देता है आपको। तो यही क्या हो गया कि जो ग्रामीण के प्रतिकर्ष कारक है और शहरी अपकर्ष कारक, इन्हीं दोनों का मिश्रण क्या है, शहरीकरण है। इसी मिश्रण को शहरीकरण, बहुत अच्छा कंटेंट विजनाइस ने दिया है, पूरी क्रेडिट इसको जाती है विजनाइस की मैगजीन को कि इन्होंने इतना बेहतरीन कंटेंट बनाया है। मुझे नहीं लगता कि अब तक के हिंदी माध्यम में इससे अच्छा कंटेंट विजनाइस की मैगजीन के अलावा किसी और का है, और इसको करेंगे आप लोग हो जाएगा। और मैं इसमें आपको हेल्प इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक रेगुलरिटी बनी रहे। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं इसको, और इसी साथ वीडियो के साथ 3-3 4-4 हम लोग कंटेंट कवर करते हैं डेली, और हम लोग महीने भर में जब तक नई एडिशन आती है तब तक हम लोग पूरे मैगजीन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो शहरीकरण क्या है, अगर आप उसको मेंस देना है आपको, तो इसे आप सीधे इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ये आपका जो कंटेंट हो गया। नहीं आपको थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो आप ये बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए ग्रामीण प्रतिकर्ष कारक, ठीक, पुश फैक्टर प्लस ये क्या हो गया, शहरी पुल फैक्टर, और ये ओवरऑल रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, शहरीकरण। ये आपका मतलब ऐसे डिज़ाइन बना देंगे आप, जो है इसको प्रेजेंटेशन में दे देंगे, तो यही चीज़ें प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और यहाँ पे खूब नंबर मिलेगा। मतलब नंबर तो आपको भरपूर मिलेंगे यहाँ पे, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अब ये दिया कि शहरीकरण क्या करता है, कृषि खाद्य प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर हम जानते हैं। इस पर थोड़ा सा कंटेंट को पढ़ते हैं। इसमें क्या करता है कि खाद्य विकल्पों में विविधता उत्पन्न करता है, ठीक। शहरीकरण क्या करता है कि आय बढ़ती है, तरह तरह के लोग खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें उपभोग में वृद्धि होती है, बेहतर संपर्क होता है। चूँकि क्या होगा, शहरों, सड़कों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि होगी, इससे मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फूड सप्लाई चेन में वृद्धि होती है। बेहतर लिंकेजेस कारण क्या होता है, ग्रामीण उत्पादों के पास क्या होता है कि किसानों कृषि आदानों से बेहतर जो है पहुंच होती है। इसमें क्या होगा, उत्पादकता में सुधार होगा, आय के स्तर में वृद्धि होती है, विविधतापूर्वक रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार सहित मूल्य श्रृंखला के इसके साथ क्या होता है कि विविधतापूर्वक रोजगार के अवसर मिलते हैं। जो अन्य सुविधाएँ क्या मिलती हैं, इससे क्या होगा कि आपका कि जैसे कि जो औपचारिक और अनौपचारिक खुदरा दुकानें होती हैं उसकी संख्या या आकार में वृद्धि होती है, सुपर मार्केट का विकास होता है, मतलब विस्तार भी होता है, विकास भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको प्रभाव डालती है, मतलब ये आपको कृषि मूल्य प्रणालियों पे जो है, कृषि प्रणालियों पे ये आपका इस तरह से इफेक्ट डालता है। अभी बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। प्रतिकूल प्रभाव क्या है कि मतलब हाई फैट, शर्करा, नमक वाले क्या होते हैं कि प्रसंस्कृत ऊर्जा समृद्ध खाद्य पदार्थों की तुलना में क्या है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत उच्च होती है, और गरीबों के लिए वहन हो नहीं पाता, ठीक है। तो क्या करता है कि लोग क्या करते हैं कि यही सारी चीज़ों को खाते हैं, जिससे क्या होता है कि गरीबों में कुपोषण का कारण भी बन जाता है। और मूल्य श्रृंखला का जो औपचारीकरण होता है, उससे कारण होगा कि जो सीमांत किसान है वो सप्लाई चेन से बाहर हो जाएगा मूल्य श्रृंखला से, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आय के अवसरों की जो हानि होती है वो किसको होती है, सीमांत किसान को होती है। अब पेरी अर्बन क्षेत्र क्या होता है कि जैसे शहरी विस्तार से, जैसे मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, शहर है, और इससे सजरा हुआ गाँव है, तो जो शहर से मान लीजिए शहर है उसकी सीमाएँ यहाँ तक हैं और गाँव है,
उसके सटा हुआ गांव या तो मतलब वो वही जो क्षेत्र होगा उसके संक्रमण क्षेत्र होगा, वो क्या बोलता है, पेरी अर्बन। यानी कि वो क्या होता है, वो कृषि योग्य तो है खेत, पर उसमें कृषि तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो शहर के लोग हैं बहुत सारे भाग भाग के वहाँ पे आएंगे, ज़मीन पे बहुत लोग घर बनाते हैं, बहुत लोग क्या है उसमें कुछ चीज़ें डेवलप होंगी, यानी शहरों का विस्तार होता है और वो क्षेत्र जो कृषि योग्य है उसका लाभ नहीं उठा पाता। वो क्या होता है, वो जो है आपका उसी जो पेरी अर्बन क्षेत्र बोलते हैं उससे जो है कृषि के समझ सबसे बड़ी मतलब क्या होता है ना कि वो संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग में कमी होती है और अस्वास्थ्यकर आहार में वृद्धि होती है। शहरी विस्तार कारण क्या होता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। फूड डेजर्ट और फूड स्वैम्प की वृद्धि होती है। फूड डेजर्ट जानते क्या होता है? जैसे क्या है कि ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, जो डेजर्ट बताना, फूड डेजर्ट क्या है, जो ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, जिससे मान लीजिए वहाँ पे क्या है कि जो हेल्दी खाना हो, पौष्टिक खाना हो, किफ़ायती खाना हो, वहाँ उपलब्ध ना हो। इसका दो ही कारण होगा कि लोगों की आय कम हो और ऐसे लोग या फिर उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों का वहाँ से हो ही नहीं, वो उपलब्धता ही ना हो, दूर हो काफ़ी। ऐसे एरिया को फूड डेजर्ट बोलते हैं। फूड स्वैम्प क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जो स्वस्थ और पौष्टिक विकल्पों को क्या होता है कि फास्ट फूड और जंक फूड अधिक उपलब्ध होते हैं। ये आपका फूड स्वैम्प हो गया। ऐसे में इससे निपटने के लिए कुछ उपाय भी हैं। अब कौन कौन से उपाय हैं? तो नीतिगत दृष्टिकोण के तहत क्या करना चाहिए कि शहरी अब पेरी जो अर्बन है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, बेहतर करना है और लाभ उठाने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को सुनिश्चित करने हेतु कृषि खाद्य प्रणाली तक पहुँचाने के लिए क्या करना है? बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वस्तुओं और क्षमताओं में वृद्धि करने के निवेश करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली, शासन तंत्र और संस्थाओं को सेक्टोरल और प्रशासनिक सीमाओं से आगे बढ़ कर के हमें एक व्यवहारिक अप्रोच के साथ ज़मीनी स्तर पर भी सहायता देनी होगी। ये आपका कंटेंट रहा और कल जो है इसमें हम लोग अन्य चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है, चूँकि मुझे जल्दी है, कहीं जाना है, इसलिए वजह से मैं आपको यहाँ पे तीन आर्टिकल पढ़ाया हूँ। कल आपको पूरा ये कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करके 1-2 दिन और लगेगा, मैगजीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।